रमन गांव का एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा था। इसलिए उसने मेहनत की और पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी पर लग गया, ताकि उसे अपने जीवन में जितनी परेशानियां हुई उसके बच्चों को वो परेशानियां उठानी ना पड़े। अरे हर महीने ये बिजली का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ जाता है? थोड़ा ध्यान से चीज़ों का इस्तेमाल किया करो। अब मैं क्या करूं जी, ये बच्चे ना पूरा दिन एसी बंद ही नहीं करते। 1 मिनट के लिए इनका एसी बंद कर दो तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। पर ऐसा कैसे चलेगा? चीज़ों को कितना इस्तेमाल करना है कितना नहीं, ये तो बच्चों को पता होना चाहिए। और किसी भी चीज़ का आदी होना अच्छी बात नहीं है। मैं तो इन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मजाल है जो ये मेरी बात सुनते हो। रमन और गीता आपस में बात कर रहे थे, तभी डोरबेल बजती है और उनका बेटा मयंक दौड़ता हुआ आता है और दरवाजा खोलता है। बाहर एक डिलीवरी बॉय आया था, जिससे मयंक ने पार्सल लिया। पापा 500 रुपये देना जरा। 500 रुपये? किस चीज़ के लिए बेटा? अरे बताता हूँ पापा, बाहर डिलीवरी वाला खड़ा है, उसे पैसे तो दे दो। अच्छा ये लो। रमन मयंक को पैसे देता है। मयंक डिलीवरी वाले को पैसे देकर अपने कमरे में जाने लगता है। अरे बेटा ज़रा बता तो दो क्या मंगाया है? पिज्जा मंगाया है पापा। क्या? पिज्जा? किस लिए मंगाया तुमने? जब मैंने घर पर सबके लिए खाना बनाया था तो खामखा ये मंगाने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मा, रोज रोज ये घर का खाना खाने का मन नहीं करता। मेरा आज पिज्जा खाने का मन था तो मंगा लिया। मुझे अब आराम से कमरे में जाकर पिज्जा तो एंजॉय करने दो। उफ़ो, इनका ना ये हर दूसरे दिन का हो गया है। घर पर कितना भी अच्छा खाना बना लो, लेकिन फिर भी बाहर से खाना मंगाना है। किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगली सुबह, मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी की चाबी किस लिए ली है? 10 मिनट की दूरी पर है तेरा कॉलेज, इतनी दूर के लिए भी तुझे गाड़ी चाहिए? अरे तो क्या हो गया मम्मी, जब हमारे पास गाड़ी है तो गाड़ी लेकर जाने में बुराई क्या है? और वैसे भी गाड़ी में कॉलेज जाने में ना अलग ही मजा आता है। आप नहीं समझोगी। हद है। और तू ये दूसरी गाड़ी की चाबी लेकर कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा हूँ मम्मी, सुबह सुबह और कहाँ जाऊंगा। अरे जब कॉलेज ही जा रहा है तो पारुल के साथ चला जा, एक ही तो कॉलेज है तुम्हारा। अलग अलग गाड़ी लेकर जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी ले जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी मैं दीदी के साथ गाड़ी में नहीं बैठने वाला, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाती है। तुझसे तो अच्छी ही चलाती हूँ, टफर। बाय मम्मा। बाय। पारुल अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए गाड़ी लेकर चली जाती है और उसका भाई भी घर में खड़ी दूसरी गाड़ी लेकर कॉलेज चला जाता है। तभी रमन नहा धोकर बाहर आता है। अरे गीता जल्दी से नाश्ता लगा दो। नाश्ता करके मुझे मनोहर भाई साहब के यहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाना है। बहुत दिन से तबीयत खराब है उनकी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। गीता रमन के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी फर्श पर अचानक पानी भरने लगता है। अरे फर्श पर इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? तुमने किचन की टैप चालू तो नहीं छोड़ दी? नहीं नहीं, मैं तो अभी किचन से आई हूँ, टैप तो बंद है। तो फिर पानी कहाँ से आ रहा है? तुम पारुल के कमरे में जाकर देखो, मैं मयंक के कमरे में जाकर देखता हूँ। कहीं वॉशरूम की टैप तो चालू नहीं छोड़ दी। रमन मयंक के रूम में जाता है तो देखता है उसी ने वॉशरूम की टैप को खुला छोड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे बंद करता है और गीता जब पारुल के रूम में जाती है तो उसके कमरे का एसी, पंखा सब कुछ ऑन था। वो उसे बंद करके बाहर आती है। इन बच्चों को कितना भी समझाओ, लेकिन कोई बात समझती नहीं। एसी, पंखा सब कुछ चलता छोड़कर चले जाते। बिजली का बिल कितना आ रहा है, किस चीज की कितनी खपत हो रही है, कुछ सोचते ही नहीं। पता नहीं इन दोनों को कैसे समझा है। लापरवाही में पानी के टैप बंद नहीं किए। अब थोड़ी देर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे निकलना है। अरे लेकिन गाड़ी की चाबी तो मेरे पास नहीं है। दोनों अपनी अलग अलग गाड़ियां लेकर गए हैं कॉलेज में। क्या? 10 मिनट की दूरी पर कॉलेज, और उसमें भी दोनों अलग अलग गाड़ियां लेकर गए? लेकर जानी ही थी तो एक लेकर चले जाते। मैं मनोहर भाई साहब के घर कैसे जाऊंगा? वैसे भी उनका घर इतनी दूरी पर है। कैब से जाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा। अब तो बस से ही जाना पड़ेगा। रमन के पास दो दो गाड़ियां थी, लेकिन उसे फिर भी बस से अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। लेकिन अपने बच्चों की ऐसी लापरवाही और किसी चीज के लिए अहमियत ना देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो अपने बच्चों को हर चीज की इम्पोर्टेंस समझाना चाहता था। गीता अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे दोनों बच्चे कभी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी कामयाब हो पाएंगे।
क्योंकि जब तक इंसान को हर एक चीज की वैल्यू नहीं होती वो ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन समझाए तो समझाए कैसे? इतनी बार तो बोल लिया, इतने प्यार से समझा लिया, लेकिन समझती नहीं। कभी कभी कुछ बातें बोलने से समझ में नहीं आती गीता। रोटी की कदर समझने के लिए भूख का सामना करना जरूरी होता है। जब तक भूख नहीं होगी रोटी की कदर भी नहीं होगी। गांव में चलते हैं जहां मैंने अपना बचपन बिताया और दिखाते हैं इन्हें गांव का संघर्ष कि कैसे लोगों का जीवन वहां बीतता है। दोनों बच्चों की वैकेशंस हो गई थी तो वो उन दोनों को अपने साथ गांव लेकर चलते हैं। उन्हें तो लगता था कि गांव की लाइफ बड़ी इजी होती है, लेकिन अब वो गांव में आए हैं तब उन्हें पता चलेगा कि गांव की असल जिंदगी होती कैसी है। बहुत गर्मी लग रही है, अंदर चलकर एसी चला ले क्या? अरे बेटा, ये एसी तो शहर में होते हैं, हमारे यहाँ पर ना कूलर होता है। अभी चिंटू कूलर में पानी डाल देगा तो कूलर चला लेंगे। कहाँ से कूलर में पानी डालूंगा, पानी तो आज आया ही नहीं। क्या इसका मतलब कूलर नहीं चलेगा? हाँ भैया, लेकिन अगर चलाना है तो कुएं पर से जाकर पानी लाना पड़ेगा, वो भी कम से कम 5-6 मटकी। हाँ तो कोई बात नहीं, तू और शीतल, पारुल और मयंक को साथ ले जाओ, चारों एक एक मटकी पानी लेकर आ जाओ। क्या मैं अपने सर पर पानी की मटकी रख कर लाऊंगी? नो नो नो। नो नो नहीं बेटा, एक एक मटकी लेकर आनी है, और कुआं ज्यादा दूर नहीं है, इसी बहाने तुम गांव भी देख लोगे। हाँ जाओ। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं होता बेटा। हम भी अपने बचपन में कुएं से पानी भरकर लाते थे। बस कुएं से पानी खींचना और मटकी में डाल देना, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अब जैसे तैसे सब लोग मयंक और पारुल को चिंटू और शीतल के साथ कुएं से पानी लाने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो बच्चे अपने रूम से उठकर किचन तक भी पानी लेने के लिए ना जाते हो उनके लिए कुएं से पानी भरना कितना ही मुश्किल होगा। अरे यार, ये सब क्या है? ऐसे कैसे पानी निकालूं मैं इसमें से? कितना गहरा है ये, मैं तो खुद ही इसमें गिर जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा मयंक भैया, हम इतने सालों से कुएं से पानी निकाल रहे हैं, एक बार कोशिश तो करो। अरे नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, तुम ही कर लो। चिंटू और शीतल कुएं से पानी निकालकर सब मटकियों में भर लेते हैं और उन्हें एक एक मटकी पकड़ने के लिए कहते हैं। देखो, हमने कुएं से पानी तो निकाल लिया, लेकिन एक साथ इतनी सारी मटकियां तो नहीं उठा सकते। मटकी उठाने में तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी। पारुल दीदी आप ये वाली मटकी ले लो, और मयंक भैया आप ये वाली ले लो। अच्छा ठीक है, लाओ। अब वो चारों पानी की मटकी लेकर घर तक आते हैं, लेकिन पारुल और मयंक घर तक आते आते मटकी का आधा पानी अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं। अरे ये क्या हुआ? तुम दोनों के कपड़े कैसे भीग गए? ये पानी की मटकी की वजह से भीग गए। छोड़ो ये सब और जल्दी से कूलर में पानी डाल लो चिंटू, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ दीदी आप बैठो, मैं अभी डालता हूँ। चिंटू कूलर में पानी डालता है, लेकिन वो जैसे ही कूलर का स्विच ऑन करता है वैसे ही लाइट चली जाती है। ओह माय गॉड, अब ये लाइट पे चली गई। अब इन्वर्टर में पंखे में ही सोना पड़ेगा। इन्वर्टर? कैसा इन्वर्टर दीदी? यहाँ पर कोई इन्वर्टर नहीं है। क्या? तो फिर हम लोग इतनी गर्मी में सोएंगे? अरे नहीं मयंक भैया, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, छत पर सो जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ महीने में आधे से ज्यादा दिन रात को लाइट होती ही नहीं, तो हम लोग तो छत पर ही सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। अब सबको गर्मी में छत पर ही सोना पड़ता है, लेकिन छत पर मच्छर उनको काट काट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। अरे यार कितने मच्छर है यहाँ पर, कैसे सोएंगे हम यहाँ? अरे बेटा, अभी कॉइल जलाइए ना तो थोड़ी देर में मच्छर भी चले जाएंगे, तब तक तुम चद्दर ओढ़ लो। अब जैसे तैसे सब रात को सो जाते हैं, लेकिन आज वो सब छत पर सो रहे थे तो सूरज उगते ही उन सब की नींद खुल जाती है, और शायद जिंदगी में पहली बार पारुल और मयंक सुबह 5 बजे उठते हैं। अरे शीतल, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो रही हो? और मयंक तुम भी? कॉलेज जाना है दीदी, हमारी वैकेशन नहीं हुई। अरे लेकिन इतनी सुबह सुबह कॉलेज? किसी ट्रिप वगैरह पर जा रहे हो क्या? नहीं दीदी, किसी ट्रिप पर नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ से बस स्टैंड थोड़ा दूर है तो जल्दी निकलना पड़ता है। अगर बस छूट जाए तो फिर आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है, और फिर कॉलेज के लिए देर हो जाती है। बाप रे बाप, इसका मतलब तुम कॉलेज जाने के लिए हर रोज इतनी जल्दी उठते हो? हाँ भैया।
अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। शीतल और चिंटू कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, लेकिन शाम को उन्हें घर आते आते बहुत देर हो जाती है। अरे तुम लोग कॉलेज गए थे या 9 to 5 जॉब पर गए थे जो इतनी देर से आ रहे हो? हमारे लिए तो कॉलेज 9 to 5 जॉब जैसा ही है दीदी। बस का ट्रेवल ही 2 से 3 घंटे का हो जाता है, उसमें भी अगर बस मिस हो जाए तो फिर क्या कहे। अरे चिंटू बेटा, घर पर थोड़ी सब्जियां खत्म हो गई है, तो जाकर ले आ। अरे बाहर जाकर सब्जियां लाने की क्या जरूरत है, मैं ऑनलाइन मंगा देता हूँ ना। नहीं भैया, यहाँ पर सब्जियों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती, वो तो खुद मंडी से जाकर लानी पड़ती है। मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ मम्मी, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अरे लेकिन साइकिल पर क्यों जा रहा है, घर पर बाइक खड़ी तो है, वो ले जा। अरे नहीं भैया, वो तो इमरजेंसी के लिए है, और मंडी तक क्या बाइक लेकर जाना। अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप भी बहुत दूर है। मैं अभी गया अभी आया। चिंटू साइकिल पर जाकर सब्जी लेकर आता है। तभी रात को जब सब कमरे में सो रहे थे, पारुल की नींद खुलती है। वो देखती है कि चिंटू और शीतल दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सुबह हो गई क्या? नहीं पारुल दीदी, अभी तो रात के 12:30 बज रहे हैं। क्या? तो तुम लोग सो क्यों नहीं रहे? सुबह तुम लोगों को कॉलेज नहीं जाना है क्या? जाना है, लेकिन ये हमारा रोज का रूटीन है। घर आते आते इतनी देर हो जाती है, तो रोज रात को देर तक जागकर पढ़ना पड़ता है, वरना पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी। लेकिन ये भी कुछ सालों का स्ट्रगल है। एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए और अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर टेंशन नहीं होगी। वाह यार, कितनी मेहनत कर रहे हो तुम दोनों अपने फ्यूचर के लिए। और एक मैं, मेरा कॉलेज से घर 10 मिनट की दूरी पर है, फिर भी मुझसे ठीक से पढ़ाई नहीं होती। अगर हमने भी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल ना देखा होता, तो शायद हम भी इतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, लाइफ को थोड़ा आसान बनाना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे जैसे वो गांव में समय बिताते हैं, वैसे वैसे उन्हें चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है। 2 दिन बाद, अरे आज तो तुम दोनों की छुट्टी है, तो घर पर मस्त पार्टी करेंगे। पार्टी तो करेंगे भैया, लेकिन उससे पहले खेत में जाकर काम करना है। क्या तुम लोग खेत का भी काम करते हो? हाँ भैया, बाकी दिन तो कॉलेज के चक्कर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो छुट्टी वाले दिन खेत में जाकर पापा की हेल्प कराते हैं। अब भी चलो ना हमारे साथ, खेत में मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मयंक और पारुल भी उन दोनों के साथ खेत में चले जाते हैं और उनके साथ मिलकर खेत में काम करते हैं। लेकिन पहली बार खेत में काम करके वो दोनों बहुत थक जाते हैं। खेत का काम करना तो बहुत मुश्किल है यार, तुम लोग कैसे सब मैनेज करते हो? मैनेज तो करना ही पड़ता है दीदी। पापा हमेशा से खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो जब तक हम दोनों की जॉब नहीं लग जाती, तब तक इस काम के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। खेत में काम करते हैं तो फसल बिकती है और उसी से फिर खर्चा चलता है। हाँ, और 2 साल पहले ना फसल खराब हो गई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। पर अच्छा है, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। अगर उस साल फसल खराब नहीं होती तो हम दोनों अपने लिए एक लैपटॉप ले लेते। पर कोई बात नहीं, बिना लैपटॉप के भी काम तो चल ही रहा है ना। हाँ बेटा, मेरे बच्चों ने बहुत कुछ देखा है। बस अब मेरे बच्चे जल्दी से कामयाब हो जाए और हमारी तरह नहीं आगे की जिंदगी गरीबी में ना बितानी पड़े। उनकी बात सुनकर अब कहीं ना कहीं पारुल और मयंक दोनों के दिमाग में उनके मम्मी पापा की कही हुई बातें घूमने लगती है कि कैसे उन्होंने भी तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया था, लेकिन हमें उसकी जरा भी वैल्यू नहीं है। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। ये कुछ सब्जियां ले लो, मैंने खेत से तोड़ी है। सब घर आते हैं। अब पारुल और मयंक की वैकेशंस भी खत्म होने वाली थी, तो वो अपने घर वापस आ जाते हैं। मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ, लंच दे दो। क्या लंच? हाँ मम्मी, मुझे भी दे देना। क्या बात है, आज दोनों को लंच लेकर जाना है? वरना तो हर रोज मैं इतना बोलती हूँ तब भी लेकर नहीं जाते और कैंटीन से ही खाते हो। हाँ, लेकिन आज से घर का ही खाएंगे। वो इतने दिन गांव में रहे तो आदत पड़ गई, और वैसे भी घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। अरे वाह, चलो कुछ तो अच्छा असर हुआ गांव में रहने का तुम लोगों पर। ये लो टिफिन, और गाड़ी की चाबी अंदर कमरे में रखिए, ले लेना। अरे गाड़ी लेकर क्यों जाएंगे मम्मी, पास ही में तो कॉलेज है, पैदल ही चले जाएंगे, इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर पैदल ही चले जाओ। दोनों भाई बहन
आज गाड़ी से कॉलेज ना जाकर पैदल ही कॉलेज जाते हैं। तभी गीता उनके कॉलेज जाने के बाद उनके कमरे की सफाई करने जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया आज, पारुल का कमरा एकदम साफ है, कोई सामान भी नहीं फैलाया हुआ है इसने। चलो कोई नहीं, अच्छा है, आज सिर्फ मयंक का कमरा साफ करना पड़ेगा। गीता मयंक का रूम साफ करने जाती है तो उसका रूम भी आज साफ था। ना ही आज दोनों में से किसी ने पानी का नल चालू छोड़ा था। एसी, पंखा, लाइट सब कुछ बंद था रात के समय। अच्छा सुनिए, मैंने सबके लिए बादाम वाला दूध बनाया है। बच्चे तो अपने अपने कमरे में टीवी देखते देखते ही पियेंगे। आप मयंक को दे आइए, मैं पारुल को दे आती हूँ। जैसे ही वो दोनों उनके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। अरे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, वो भी इतनी रात को। हाँ पापा, एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो सिलेबस करना है और अच्छे मार्क्स भी तो लाने हैं। अब से रात को पढ़ाई चालू। मुझे भी आपकी तरह अच्छी जॉब लेनी है, वो ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। यहाँ रमन को मयंक की ये बात सुनकर बहुत गर्व महसूस होता है और वहाँ पारुल को देखकर भी उसकी माँ बहुत खुश होती है। मम्मा वैसे तो मैंने अलार्म लगाया है, लेकिन अगर मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर ना आऊँ तो आप प्लीज़ मेरे रूम में आकर ज़बरदस्ती मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जगा दूंगी, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, चलो दूध पीकर सो जाओ। बस अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी मम्मा, आप टेंशन ना लो। गीता और रमन अपने कमरे में आते हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। गायत्री दीदी के वहां पर जाने का फायदा तो हो ही गया। बिल्कुल, मैं गांव में दीदी के घर ले जाकर बच्चों को जो समझाना चाहता था वो उन्हें समझ में आ गया। आखिरकार रमन अपने बच्चों को हर चीज की वैल्यू समझाने में कामयाब हो जाता है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब तक हम किसी चीज की कमी नहीं देखते या किसी काम के पीछे के स्ट्रगल को नहीं देखते, उसकी अहमियत हमें नहीं होती, क्योंकि इंसान का संघर्ष होता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रमा किचन से काम करके अपने कमरे में आराम करने आती है। सुबह के 7 बजे मैंने इन्हें चाय दी थी और देखो अभी तक इनका कप यहीं पर पड़ा हुआ है। ये नहीं कि कप को उठाकर किचन में रखते, मतलब एक काम ये नहीं करना चाहते। अरे करेंगे भी कैसे, पत्नी के रूप में फ्री की नौकरानी जो मिल गई है। क्या सोच रही हो भाई? कुछ नहीं, इतना कहकर रमा बिस्तर में लेटने ही वाली थी कि उसका पति सागर बोल पड़ता है। रमा, लेटने जा रही हो क्या? अगर लेटने जा रही हो तो उससे पहले मेरे लिए सेब और केला काट दो ना, और उसमें ना काला नमक छिड़क देना। आप देख रहे हैं कि आपकी पत्नी अभी थकी हुई किचन से आई है, लेकिन तब भी ऑर्डर देना जरूरी है आपको? मैं आपको आराम करते हुए अच्छी नहीं लगती क्या? अरे कम से कम इतना आसान काम तो आप खुद कर सकते हैं ना। अरे आराम कर लेना, मैंने तुम्हें आराम करने से कब रोका? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ज़रा आराम करने से पहले मेरे लिए फ्रूट काट के दे दो, बस। और क्या, अपने पति के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? दिन भर तो आपकी सेवा में लगी रहती हूँ, वो नहीं दिखाई देता आपको जो आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, आप मेरे लिए दिन भर में क्या कर लेते हैं? अच्छा, तो मैं बाहर जॉब करता हूँ, ये किसके लिए करता हूँ? मुझे पता था आप यही बोलेंगे। अब मैं क्या ही बोलूँ आगे, आपने मेरा मुंह ही बंद करवा दिया। तुम्हारा मुंह तो खुला हुआ है, तभी तो पटर 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 बोले जा रही हो। हाँ हाँ, अब मैं भी ना मुंह बंद कर लेती हूँ, बस यही बाकी रह गया है। अरे भाई रहने दो, मुझे कोई फल वल नहीं खाना, लेट जाओ तुम। ये कहने के बजाय ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं खुद जाकर फल काट लूंगा। अरे भगवान, मुझे माफ करो, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता। वैसे भी आज संडे है और आज मैं थोड़ा फ्री माइंड रहना चाहता हूँ। रमा मुंह बनाकर कोने में लेट जाती है। तब जब थोड़ी देर में शाम होती है, रमा की ननद अपने बच्चे को गोदी में लेकर आती है। क्या हुआ मंदिरा, आज बाबू ने रात में सोने नहीं दिया क्या? हाँ माँ, आज विराज रात भर नहीं सोया, मुझे रात भर जगना पड़ा, बहुत थक गई हूँ मम्मी। ला विराज को मुझे दे दे, मैं संभालती हूँ अपने नाती को थोड़ी देर। लो माँ। मंदिरा अपनी माँ को अपना बच्चा देती है। अच्छा माँ, मैं ये कह रही थी कि मैं ना अकेले कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, इसलिए अब मैं यहीं पर रहूँगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, रुक जा यहीं। हाँ माँ, लेकिन ऐसे ही नहीं रहूँगी, ऊपर वाले कमरे में किराए पर रहूँगी। अरे पागल हो गई है क्या? मेरे रहते हुए तुझे यहाँ पर किराए में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी?
माँ कोई बात नहीं ना, मुझे किराए में ही रहने दीजिए। कम से कम भैया भाभी के सामने कहने को हो जाएगा कि मैं किराए में रहती हूँ, वरना वो क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ फोकट में रह रही हूँ। समझा करिए ना बात को माँ। ठीक है। मंदिरा का पति विदेश में काम करता था, इसलिए मंदिरा अपनी माँ के घर में आकर रहने का सोच रही थी। इसके थोड़ी देर बाद सागर और उसके पिताजी समोसे लेकर आते हैं। अरे लो माया, गर्मा गर्म समोसे। पापा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ये आप उसी दुकान से तो नहीं लाए जिसने अभी 3 महीने पहले चौराहे के पास समोसे की दुकान खुली है? हाँ मम्मी, समोसे वहीं क्या। अरे उसके समोसे एक नंबर के आते हैं। सोचिए 3 महीने में ही उसने अपना बिजनेस कितना आगे बढ़ा लिया। यहाँ के सभी लोग सिर्फ उसी की दुकान में जाते हैं। तो लाइए ना भैया, खाकर देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है इन समोसों में। सभी लोग समोसा चखते हैं। समोसा तो बहुत ही टेस्टी है। इसके समोसे सबको पसंद आते हैं बेटा। मम्मी अंदर का आलू भी एकदम फ्रेश और टेस्टी है, और बाहर का लेयर कितना खस्ता है। हाँ मनीषा, समोसा काफ़ी अच्छा है। अरे बहुत महीनों के बाद मैंने इतना टेस्टी समोसा खाया है, वरना तो जब भी मैं कोई समोसा खरीदती तो वो अजीब सा ही निकलता। कभी उनके आलू बेकार होते, कभी लेयर इतने मोटे होते कि मैं खा ही नहीं पाती। और क्या, समोसा बनाना कोई आसान बात थोड़ी ना है। इसकी भी कला होती है भाई। सही कह रहे हैं आप पापा, सभी के हाथ में वो स्वाद नहीं होता, ये तो बस कुछ खास लोगों के हाथ में ही होता है। ये परिवार चंदू समोसे वाले के समोसों की बहुत तारीफ करता है। तभी इसकी 5 दिन बाद ही माया देवी का फिर से चंदू समोसे की दुकान का समोसा खाने का मन करता है। अरे घर में सागर तो है नहीं, अब समोसा किससे मंगवाऊं? ऐसा करती हूँ, बहू से मंगवा लेती हूँ। बहू, ए बहू। जी सासू माँ। अरे बहू जरा समोसे तो ले आ। जी ठीक है। रमा सीधे चंदू समोसे की दुकान पर पहुंचती है। देखो तो कितनी भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में समोसा बांट रहा है। चंदू भैया जरा 7 समोसे दे दीजिए ना। जी बहन जी, अभी देता हूँ। चंदू 7 समोसे पैक करता है और रमा को देता है। क्या खुशबू आ रही है समोसे से। आहा, काश मैं भी ऐसा समोसा बना पाती। कोई बात नहीं, जब किसी दिन मौका मिलेगा तो चंदू भैया से ही इनके समोसे की रेसिपी पूछ लूँगी। रमा घर पहुंचती है और सभी लोग समोसा खाते हैं। तो अब घर में सभी को चंदू समोसे वाले के टेस्टी और खस्ता समोसों का ऐसा चस्का लग गया था कि ये परिवार अब समय समय पर चंदू समोसे वाले के समोसों को घर लाता और खाता। मम्मी जब से हम लोग चंदू समोसे वाले का समोसा खाने लगे ना, तब से तो भाभी के लिए बढ़िया हो गया है। क्या मतलब है तेरा? अरे मतलब यही कि भैया या पापा अक्सर समोसा ले आया करते हैं, हम लोग भी वही खा लेते हैं, जिससे हम लोगों का पेट भर जाता है और हम लोग शाम का खाना कम खाते हैं, या कभी कभी तो खाते भी नहीं। यानी कि भाभी को खाना कम बनाना पड़ रहा है ना। घर में समोसे आते हैं तो भाभी भी कुछ नहीं बोलती, वो तो उल्टा खुश होती है। हाँ मंदिरा, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मम्मी अब ना आप घर में समोसे लाना थोड़ा कम करवाइए, नहीं तो सबका पेट खराब हो जाएगा। हाँ सही कह रही है तू। थोड़ी देर में रमा आती है। सासू माँ 3 दिन हो गए चंदू भैया के समोसे नहीं खाए, समोसे ले आऊं क्या जाकर? अरे नहीं नहीं, समोसा लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बोला ना। हाँ लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि आखिर आप मना क्यों कर रही हैं? अरे ये सब तो तुम्हारी चाल है ताकि तुम्हें खाना ना बनाना पड़े। कामचोर तो तुम पहले से हो। अब हम लोग बाहर से समोसा खाने लगे हैं तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया है ना। मुझे पता था सासू माँ कि आपको ये बात ज़रूर रखेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा आराम करने को जो मिल रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो बस दिन भर आराम ही चाहिए, जैसे हम लोग तुझसे कोई पहाड़ खुरदवाते हैं ना। दिन भर करती है क्या हो तुम? हाँ हाँ बताती हूँ ना, मैं दिन भर क्या करती हूँ बताऊँ? दिन भर मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, आप सबके कपड़े धोती हूँ, सब्जियाँ खरीदने जाती हूँ, और क्या बताऊँ? देख ले मंदिरा, तेरी भाभी के मुंह में ना हमेशा जवाब तैयार रहता है। अरे सासू माँ, जब आप बात ही ऐसी कर रही हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। पढ़ी लिखी हूँ, हर चीज़ का जवाब आता है मुझे। अच्छा भाभी, मैं तो आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं तो अपने से बड़ों को ऐसे जवाब नहीं देती।
अरे ननद जी, अब मैं आपके बारे में क्या ही बोलूं। आपके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है कि आप अपने ससुराल में क्या क्या करती हैं। अरे बहू चुप रह। नहीं नहीं माँ, बोलने दीजिए इन्हें। बताइए भाभी, आखिर आपको क्या पता है मेरे बारे में? मैं क्या करती हूँ ससुराल में, बताइए जरा। नहीं नहीं ननद जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप सह नहीं पाएंगी, क्योंकि आप मेरी तरह नहीं है ना। मुझे तो रोज कुछ न कुछ सुनाया जाता है, लेकिन तब भी मैं कान बंद करके चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन जब बात मेरे सर से ऊपर चली जाती है ना, तब मुझसे सहन नहीं होता, मेरा खून खौल उठता है। आप चुगली करती है ना सासू माँ से, सब पता है मुझे, मैं सब सुनती रहती हूँ। और जरूर आज भी आपने सासू माँ से कुछ बोला होगा। रमा चुप रह। रमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पहले तो ये कभी जवाब नहीं देती थी, पता नहीं अचानक से जवाब देना कहाँ से सीख गई तेरी भाभी। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, मैं भाभी से बिल्कुल बात नहीं करने वाली। हाँ, रमा की ननद और सासू माँ दोनों ही रमा से बोलना बंद कर देती हैं। मुझे क्या, अच्छा ही है, कम से कम मुझे उनके लिए खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। खाना तो छोड़ो, चाय और नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा। बढ़िया है, बैठ ही रहो मुंह फुलाकर दोनों। लो मैं आ गया, चलो गर्मा गर्म समोसे खाने आ जाओ। हाँ पापा। सभी लोग समोसा खाने लगते हैं, लेकिन इस बार किसी को भी समोसा पसंद नहीं आता। अरे ये चंदू समोसे वाले को क्या हो गया? आलू तो देखो बिल्कुल कच्चा है। हाँ माया, समोसा तो बिल्कुल बेकार बना है इस बार। लगता है उनकी दुकान में भीड़ ज्यादा होने लगी है। मम्मी ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, शुरू शुरू में एकदम बढ़िया बनाएंगे, लेकिन बाद में जैसे ही उनके पास कस्टमर बढ़ जाएंगे, वैसे ही ये लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बाद में तो इनके कस्टमर बन चुके होते हैं ना। सही कहा तूने। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इस परिवार को फिर से चंदू समोसे वाले के समोसों की याद आने लगती है, इसलिए फिर से ये वहीं से समोसे ले आते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इस बार समोसे अच्छे बने होंगे। हे भगवान, राम राम राम। समोसे देखो अंदर से कितने कच्चे हैं, ऊपर से आलू में नमक कितना ज्यादा डाल दिया इसने। लगता है ये जानबूझकर ऐसे समोसे बना रहा है। अरे नहीं नहीं, उनकी दुकान में बहुत भीड़ होती है, भीड़ होने के कारण वो अपने समोसे पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, और नहीं तो क्या। बेटा अब हम कान पकड़ रहे हैं, अब से हम चंदू समोसे का नाम भी नहीं लेंगे। इसके 1.5 घंटे बाद, ये लीजिए समोसे, मैंने बनाए हैं। सभी लोग रमा के हाथ के बने समोसे चखते हैं तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तुम्हारे समोसों का स्वाद कुछ चंदू समोसे वाले की तरह ही आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे समोसे की रेसिपी पूछ ली थी। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि अब हमें घर में ही टेस्टी और अच्छे समोसे खाने को मिलेंगे। जी पापा जी। तो अब रमा अक्सर ऐसे ही समोसे बनाने लगती है और साथ ही घर में खूब तारीफें भी बटोरती है। वहीं इसी बीच रमा को अपने समोसे में एक्सपेरिमेंट करने का मन कर जाता है। आज मैं बनाऊंगी भरते का समोसा। इसके बाद रमा बैंगन लाती है, टमाटर लाती है और उसका भरता बना देती है। इसके बाद वो समोसे में इस भरते की फिलिंग करके तल देती है। क्या खुशबू आ रही है। चलो, अब मेरे सारे भरते के समोसे बन चुके हैं। अब जल्दी से सबको ये भरते वाले समोसे खिलाती हूँ। इसके बाद रमा ट्रे में भरते वाले समोसे रखकर सभी को देने जाती है। सभी लोग उसके भरते वाले समोसे चखते हैं और बहू, ये भरते वाले समोसे तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, भरते के समोसे इतने बुरे भी नहीं लग रहे हैं। नाइस। हाँ भाभी, कुछ नया ट्राई किया आपने, बट अच्छा है। मुझे तो ये भरता वाला समोसा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं आप लोगों को कहाँ से अच्छा लग रहा है, कितना ऑयल भरा है इसके अंदर। अरे ननद जी, जब कल आप भटूरे खा रही थी तब तो आपने ये बात नहीं बोली कि उसके अंदर कितना ऑयल है, और परसों जब आप वो कचौड़ियां खा रही थी, वो भी 4-5, तब आपको उसमें ऑयल नहीं दिखा था। मैं खाऊंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं ननद जी, खाइए खाइए, जितना खाना है खाइए, लेकिन कम से कम जब मैंने इतनी मेहनत से ये भरते वाले समोसे बनाए हैं तब कुछ गलत तो मत बोलिए। अरे जरा सोचा करिए कि सामने वाले को कैसा लगेगा। इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, मुझे समोसे अच्छे नहीं लगे तो मैंने बोल दिया। हाँ हाँ, वो तो मुझे पहले से पता था कि आप यही बोलने वाली है, क्योंकि आपको मेरी कोई चीज कहाँ अच्छी लगती है।
तुम दोनों ननद भाभी कितना बहस करती रहती हो, कभी तो चुप हो जाया करो। अरे मेरी बेटी कहाँ ज्यादा बोल रही है, ज्यादा तो ये बोल रही है आपकी बहू। आपकी बहू? ये क्या बात हुई माँ जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? वो फिर से शुरू हो गया इन लोगों का। इस तरह आज भी इन तीनों में बहुत कहा सुनी होती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और रमा 2-3 दिन छोड़कर कभी टमाटर के, कभी लौकी के, कभी आलू के भरते का समोसा बनाती रहती है। इसी बीच चलो आज मैं बनाऊंगी मटर, कद्दू और सोयाबीन के भरते का समोसा। देखती हूँ इन तीनों समोसे में से घर वालों को सबसे ज्यादा कौन सा वाला पसंद आता है। थोड़ी देर बाद अपने भरते वाले समोसे तैयार करके रमा सबको खिलाती है, लेकिन इस बार सभी को ये 3 प्रकार के समोसे कुछ खास पसंद नहीं आते। बहू तू निराश मत हो, बस कोशिश करती रहे। हाँ, इसी के साथ रमा का ऐसे ही भरती के समोसों का एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। वहीं कुछ दिनों बाद जब मनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये कुछ नए तरीके के समोसे हैं। क्यों, अच्छे नहीं लगे क्या आपको वैशाली जी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, मैं भी यही बोलने वाला था। ये कुछ नए तरीके के समोसे हैं, लेकिन बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, वाकई में? ये सब तो मेरी बेटी मनीषा ने बनाया है। अरे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हमारी होने वाली बहू के हाथ में खूबसूरत स्वाद है। आप तो बस निश्चिंत रहिए वैशाली जी। इसके बाद थोड़ी देर और बातचीत होती है और वैशाली देवी अपने बेटे का रिश्ता मनीषा से पक्का करके चली जाती है। आज मेरी बहू के समोसों की वजह से मेरी बेटी को बहुत तारीफ मिली। तो करीब 9-10 महीने बाद मनीषा की शादी भी हो जाती है। समय बीतता है, मंदिरा का बेटा 2.5 साल का हो जाता है। तभी एक दिन जब मंदिरा का पति विदेश से आया हुआ था। मम्मी, अरे बेटा क्या हुआ? मम्मी पापा देखो ना, छोटू को क्या हो रहा है। अरे जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। अरे क्या हो गया इसे? सागर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं मंदिरा बहुत रो रही थी। रो मत बेटा, छोटू को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर घर आते हैं और छोटू का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो सभी को बताते हैं कि छोटू को फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर के चले जाने के बाद माँ, मुझे पता है कि मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। ये भाभी के समोसों की वजह से हुई। मैंने कितनी बार कहा है कि घर में इतने समोसे मत बनवाओ माँ। देखो आज क्या हो गया। तो सही कह रही है बेटा, लेकिन ये औरत सुनती ही कहाँ है किसी की। अरे माया, जाने दो। नहीं पिताजी, मंदिरा सही कह रही है। जब देखो रमा समोसे ही बनाती रहती है। मैं तो अपने बेटे को इनका भरते वाला समोसा खाने ही नहीं देती थी, लेकिन पता नहीं इसने वो समोसा कैसे खा लिया। लगता है ये चुपचाप किचन में गया होगा और खा लिया होगा। अरे अगर घर में समोसे बनते ही नहीं तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हाँ, कल ना एक लास्ट समोसा बचा था, वही इसने खा लिया होगा। नहीं सासू माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटू ने समोसा खाया हो और हम लोगों को पता भी ना चले। अरे मंदिरा इसे समोसा खाने के लिए मना करती रहती है, इसीलिए हो सकता है कि इसने चुपचाप खा लिया हो। तो भी तो हमेशा किचन में समोसे रखी रहती है। सुधर जा बहू, अगर आज छोटू को कुछ हो जाता तो मैं तुझे छोड़ती नहीं। माँ, भाभी से कहिए कि ये मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाए। ननद जी, मैं कह रही हूँ ना, समोसा छोटू ने नहीं खाया होगा। तभी मंदिरा का पति हांफते हुए घर के अंदर आता है। आप अब आ रहे हैं? अरे मैं बहुत दूर गया हुआ था, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बाबू ठीक है ना? हाँ ठीक है, सो रहा है। इसके बाद मंदिरा उसे सारी बात बताती है। अरे आप लोग भी ना बड़े अजीब है। बिना सच जाने ही आप सबने रमा भाभी को इतना कुछ सुना दिया। वो समोसा मैंने खाया था, ना कि छोटू ने। और छोटू को फूड पॉइजनिंग इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो बाहर का स्नैक्स वगैरह भी तो खाता रहता है, और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है। क्या वो समोसा आपने खाया था? हाँ, रात में मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने वो समोसा खा लिया। सच्चाई को जानने के बाद मंदिरा, माया देवी और सागर को बहुत बुरा लगता है। वो तीनों रमा से माफ़ी मांगते हैं। बहू, हमें माफ़ कर दे। हाँ भाभी, गलती हो गई। कोई बात नहीं सासू माँ, नाना जी, सागर जी, एक बात तो मुझे भी समझ में आ गई है कि मुझे घर में इस तरह बार बार समोसा नहीं बनाना चाहिए। अब रमा 15 या 20 दिन में एक बार समोसा बनाती और खुशी खुशी सब साथ में रहने लगते हैं।
शीतल बेटा, दोपहर के 2 बज रहे हैं, खाना बन गया हो तो लगा दो। हाँ माँ जी, बस खाना लगा ही रही हूँ, आप सबको बुला लीजिए। अच्छा, खाने में क्या बनाया है वैसे आज? माँ जी, आज मैंने शाही पनीर बनाया है, आप लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे बेड़ा गर्क हो जाए तेरा शाही पनीर का, मुझे तो शाही पनीर की महक से भी नफरत हो गई है। अरे बहू, कभी तो कुछ और बना लिया कर, या फिर तूने कसम खा ली है ससुराल वालों को जीवन भर शाही पनीर खिलाकर ही टॉर्चर करेगी। सास विनीता अभी बहू को डांट ही रही थी कि तभी उसकी सहेली मीनल वहां आती है। अरे विनीता बहन, क्या बात है, क्यों इतना शोर शराबा मचा रखा है घर में? अरे मीनल, क्या बताएं, हमारी बहू है ना, इन्होंने अपनी पाक कला से सबकी नाक में दम कर रखा है। क्या बताऊं तुमको अपने घर की राम कहानी। छोड़ो, आओ बैठो। एक बात बताओ विनीता, खाना तो बहू ने बनाकर टेबल पर लगा रखा है, फिर क्यों चिल्ला रही हो भाई बहू पर? अरे मिनल बहन, खाना तो उसने बना दिया, और खाना तो तीनों टाइम ही बिल्कुल समय पर बनाकर टेबल पर लगा देती है। इस बात में तो उसके पूरे 10 में 10 नंबर है, लेकिन बनाती क्या है, मसला तो ये है ना। अच्छा, ऐसा क्या बना दिया? शाही पनीर बनाया है। अरे तेरी बहू ने शाही पनीर बनाया है और फिर भी तू उसके ऊपर चिल्ला रही है। एक मेरी बहू है, रोज घिया तोरी टिंडे बनाकर रख देती है, हम तो फिर भी उसे कुछ नहीं कह पाते, और तू शाही पनीर बनाने वाली बहू को डांट रही है। शुक्र मना, भगवान के मंदिर जाकर लड्डू पेड़े बांट कि तेरे घर इतनी गुणी बहू आई है जो लंच में शाही पनीर बनाकर खिलाती है, वरना आजकल की बहू को कुछ स्पेशल बनाने को कह दो ना तो आसमान टूट पड़ता है उनके ऊपर। आग लगे इस मुँह मोबाइल फ़ोन में। इस मोबाइल फ़ोन के चक्कर में बहुएं घर के काम में मन नहीं लगाती। बात तो तेरी एकदम ठीक है मिनल, लेकिन अगर ये बढ़िया स्वादिष्ट शाही पनीर साल के 365 दिन खाना पड़े तब क्या कहेगी तू? अरे ये कभी कभार शाही पनीर बनाए ना तो हम भी खुशी खुशी खा ले, लेकिन इसका रोज का है, इसको और कुछ समझ में ही नहीं आता। रोज रोज शाही पनीर, शाही पनीर, शाही पनीर। इसके शाही पनीर के चक्कर में बच्चों ने घर में खाना खाना छोड़ दिया है, सब बाहर जाकर चाउमीन बर्गर खाकर पेट भर रहे हैं। ओहो बहन, बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है। इसका मतलब ये हर घर की समस्या है कि बहुएं किसी की सुनने को तैयार नहीं है। सहेली मीनल तो अपने घर चली गई थी, लेकिन विनीता अभी भी इसी सदमे में थी कि उसे शाही पनीर खाना पड़ेगा। अरे बेटा, तुम जानती हो कि हम रोज शाही पनीर नहीं खा पाते, तो बनाती क्यों हो? अब तो तुम्हारा ये शाही पनीर गले से उतरना भी बंद हो गया है हमारे। कुछ और ही बना दिया करो बेटा, कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो तुम हमारे साथ? माँ जी, आप ना मुझे गलत समझती हैं, मैं आप लोगों की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मुझे पता है आप शाही पनीर मन से नहीं खा पाती, इसलिए मैंने शाही पनीर के साथ आपके लिए अरहर की दाल भी बनाई है। सत्यानाश, तुम ही खा लो अरहर की दाल। अरे तुम्हारी डिक्शनरी में दाल और पनीर के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? दाल से छूटो तो पनीर, पनीर से छूटो तो दाल। मुझे तो लग रहा है किसी दिन तेरा ये पनीर और दाल खाते खाते भगवान को प्यारी हो जाऊंगी मैं। अरे बहू, दुनिया में और भी तमाम तरह की सब्जियां आती है, कभी उनको भी मौका दे दिया कर तू। क्या कसम खाकर पैदा हुई थी कि ससुराल वालों को पनीर और दाल खिलाकर मार डालेगी? राम 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 राम, मरे आपकी दुश्मन। मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ कि एक से एक बढ़िया डिशेस आपके लिए बनाकर तैयार करती हूँ, और आप है कि मरने मारने की बातें कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे हाथ की शाही पनीर से इतनी ही दिक्कत है ना, तो मैं भी कसम खाती हूँ आज के बाद मैं घर में शाही पनीर कभी नहीं बनाऊंगी। अब तो खुश है आप? खुश क्यों नहीं होंगी बहू? तुझे समझा समझा के तो मुझे लग रहा है मेरे सर पर जो 2-4 काले बाल बचे थे ना, वो भी सफ़ेद हो गए। लेकिन बात तुझे समझ में आया तब ना। अगले दिन, माँ जी गैस करिए, आज मैंने लंच के लिए क्या बनाया है? क्या बनाया होगा? वही नाश पिटा शाही पनीर बनाया होगा और अरहर की दाल। इसके अलावा तुझे और कुछ बनाना कहाँ आता है? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आज ना तो मैंने शाही पनीर बनाया है और ना ही अरहर की दाल। आज मैंने बनाया है मटर पनीर और उड़द की दाल। अब बताइए कैसा लगा आपको मेरा मेनू कार्ड? शाही पनीर से टपकी, मटर पनीर पर आकर अटकी। पनीर से ऊपर उठो ना बेटा। उड़द की दाल हो या अरहर की दाल तो दाल ही होती है। आप लोगों के लिए ना, इसीलिए मेरा कुछ भी स्पेशल एफर्ट करने का मन नहीं करता। अब इतने दिनों से रोज शाही पनीर खा रहे हैं ना आप लोग,
आज मैंने इतने मन से एक नई डिश ट्राई की, इतने जतन से आप लोगों के लिए मटर पनीर और उड़द की स्पेशल तड़का दाल बनाई, और आप लोगों के नखरे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक है, कल से खाना सब लोग फिर से वही शाही पनीर। आप लोग ना तभी ठीक रहते हो। अरे नहीं नहीं भाभी, हम लोग नखरे कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस कह रहे थे कि थोड़ा पनीर से नज़र हटाकर आप थोड़ा दाएं बाएं देखेंगे ना तो आपको और भी सब्जियां दिखाई देंगी। अगर हो सके तो थोड़ी नज़र उन पर भी डाल दीजिए, वरना हमारा क्या है, हम गरीब लोग तो आपके हाथ का पनीर खा रहे हैं इतने सालों से और खाते रहेंगे। हाँ भाभी, मैं कब मना कर रही हूँ। कुकिंग का कोर्स तो मैंने किया है और खाना बनाना भी आता है मुझे, लेकिन दिल से नहीं बनाती। आपकी तरह कुकिंग हॉबी नहीं है मेरी। प्रीति, तुम्हें खाना बनाना बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि तुम दुनिया भर का दिमाग इस्तेमाल करके खाना बनाती हो। जिस दिन तुम इसे ऐसे बिल्कुल चुटकी बजाने जितना हल्का फुल्का काम मान लोगी ना, तो अपने आप खाना बनाने में मजा आने लगेगा। और किसने कहा कि ससुराल जाकर 56 भोग बनाकर खिलाओ। अब रोज रोज घर को ढाबा बनाओगी तो दिमाग पर तो जोर पड़ेगा ही ना। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी भाभी, आप क्या कहना चाहते हैं? देख, मैं तुझे समझाती हूँ। ससुराल में जाकर रसोई चलाने के लिए ना ये 105 तरह के व्यंजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं तुझे 2 डिश बनाना सिखा रही हूँ। बस ये 2 चीज़ बनाना तूने सीख लिया तो समझ ले तेरा शादीशुदा जीवन ऐसे मक्खन की तरह निकल जाएगा। क्या बात कर रही हो भाभी, बताओ ना प्लीज़। देख, दाल और पनीर ये 2 ऐसी चीज़ है जो बीमार से लेकर मेहमान के आने तक हर जगह चल जाती है। घर में कोई बीमार हो, दाल बना दो, कोई मेहमान आने वाला हो, पनीर बना दो, और कुछ स्पेशल बनाना हो तो दाल और पनीर दोनों बना दो। समझ रही हो ना? लेकिन भाभी, रोज रोज दाल और पनीर कौन खाएगा? अरे दिन में 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता, लंच, डिनर, उसका क्या होगा? अरे तू सुन तो, देख, नाश्ता बनाना है तो दाल के चीले बनते हैं, दाल भिगोकर उसका डोसा बन सकता है, दाल के पकोड़े बन सकते हैं, पनीर के पकोड़े बना सकते हैं, पनीर स्टफ करके बढ़िया चीला बन सकता है। तो समझ रही है ना, सिर्फ दाल और पनीर से ही ढेर सारी रेसिपीज तैयार हो जाती हैं। तुझे बहुत ज़्यादा चीज़ आजमाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ों पर हाथ साफ कर ले मेरी तरह, और वही मिक्स और मैच करके अपने ससुराल वालों को खिलाती रहे। भाभी, लेकिन राजीव जी ना पराठों के बड़े शौकीन हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि हफ्ते में 3 दिन पराठे खाने होते हैं उनको, और मुझसे ना आलू के पराठे फट जाते हैं, बनते ही नहीं। अरे तो किसने कहा तुझे आलू के पराठे बनाने को? तू दाल के पराठे बनाना सीख ले। बची हुई दाल को आटे में गूंथ कर उसी के गर्मा गर्म पराठे सेक दे, ना फटने का झंझट ना बेलने का। पूरे 1 महीने तक प्रीति और शीतल किचन में साथ साथ खाना बनाते। 1 महीने के बाद जब शीतल अपने घर लौटी तो उसके कुछ दिनों बाद शैलजा मौसी का फोन अपनी बहन विनीता के पास आया। अरे दीदी, क्या सिखा दिया आपकी बहू ने मेरी बेटी को? क्या हुआ शैलजा, ऐसा क्या सिखा दिया बहू ने प्रीति को? पूरे 6 महीने का कुकिंग का कोर्स करवाया था मैंने प्रीति को। हजारों रुपए का खर्चा किया ताकि कल को कोई इस बात का ताना ना दे कि हमने अपनी बेटी को ढंग से खाना बनाना नहीं सिखाया। और आपकी बहू ने 1 महीने में मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। अरे लड़की अब दाल और पनीर के अलावा कुछ और बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। कहती है मैंने बिना बात उसको 6 महीने का कुकिंग कोर्स कराया। जब रसोई सिर्फ दाल और पनीर से चल सकती है तो वो 105 तरह के व्यंजन क्यों बनाए? शाम के समय, बहू, थोड़ी देर में तुम्हारे ससुर जी के बहुत पुराने मित्र आने वाले हैं। अभी तुम्हारे पापा जी का फोन आया था, तो ऐसा करो, वो लोग आएंगे ना तो उनके लिए चाय के साथ नाश्ते में थोड़े से पकौड़े भी उतार देना। जिसको देखो बस काम के लिए ऑर्डर चलाता रहता है। अभी तो मेरा काम खत्म हुआ था और अब ये पकोड़े का नया सियापा फैला दिया माँ जी ने। ठीक है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। दाल बची है ना, इसी दाल और पनीर के पकोड़े बनाकर खिला दूंगी इन लोगों को। लंच में इतनी मेहनत से खाना बनाया, वो तो किसी ने खाया नहीं, पकोड़े खाने हैं सबको। शीतल जाती है और बची हुई दाल और पनीर के पकोड़े बनाकर मेहमानों के सामने रख देती है। ये पकोड़े अलग से टेस्ट के क्यों लग रहे हैं? किस चीज के पकोड़े बनाए तुमने? माँ जी, अलग नहीं लग रहे, टेस्टी लग रहे हैं, ऐसा बोलिए। आपकी बहू को आप ऐसा वैसे समझते हैं क्या? दाल के पकोड़े थे, अब बताइए, लग रहे हैं ना कमाल के? अरे लंच में दाल खिलाकर मन नहीं भरा था क्या तेरा, कि पकोड़े भी दाल के लाकर रख दिया हमारे सामने? अरे बेटा, अपनी पत्नी को कुछ समझाते क्यों नहीं हो?
हमारी बात तो उसे समझ में आती नहीं। कितनी बार उसे समझा दिया कि कभी कुछ ढंग का खाना बना लिया करो, लेकिन उसके कानों पर जू रहेंगे तब ना। मैं बता रही हूँ, अगर आज डिनर में तुम्हारी बीवी ने दाल या पनीर में से कुछ भी बनाया ना, तो मैं भूख हड़ताल पर चली जाऊंगी। मम्मी, आप बिना बात ही ना बात का बतंगड़ बना रही हो। कितनी मेहनती है आपकी बहू। दिन के तीनों समय बिल्कुल टाइम से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। पूरे मोहल्ले में ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। और एक बार में 2-2 सब्जियां बनती है, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे चुप कर नालायक, नहीं खानी हमें एक बार में 2-2 सब्जी। तो हाथ जुड़वा ले, अपनी बीवी से कह दे कि हमें बिल्कुल उबला हुआ सादा खाना बनाकर दे दिया करे, लेकिन ये पनीर और दाल मेरे सामने ना रखे। उसे देखकर मेरा बीपी बढ़ने लगता है। सही सही बता रही हूँ, किसी दिन ना तेरी बीवी का ये पनीर देखकर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप ना छोटी छोटी बातों में एकदम फैलने लग जाती हो। मतलब खाने के नाम पर ऐसी बातें कौन करता है। ठीक है, बोल दूंगा आज रात में कि पनीर की सब्जी और दाल घर में बिल्कुल नहीं बनेगी। अब आप खुश? विनोद अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे तुम क्यों कर रही हो ये सब? इतनी मेहनत से खाना बनाती हो और फिर उस खाने को कोई मन से खाता नहीं। तुम्हें अच्छा लगता है क्या? जब मम्मी मना कर रही है कि उनको दाल नहीं खानी, उनको पनीर नहीं खाना, तो तुम क्यों जबरदस्ती उनको दाल, रोटी और पनीर खिला रही हो? देखो, आज दाल रोटी कुछ भी मत बनाओ। दुनिया में वैरायटीज की कोई कमी तो है नहीं। तो ठीक है ना, इसमें इतना चिल्लाने जैसी क्या बात है? सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, इसलिए घर में सबके तेवर बदल रहे हैं। ठीक है, मैं आज डिनर में ना दाल बनाऊंगी ना पनीर की सब्जी। 1 घंटे बाद बहू शीतल ने डिनर बनाकर टेबल पर लगा दिया। सास विनीता जो शाम को टहलने के लिए गई थी, जब घर में आई तो उसे पराठों की महक आने लगी। अरे बहू, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आज पराठे बना रही हो क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना माँ जी आपने। आपने ही दोपहर में हल्ला किया हुआ था ना कि आज आपको पनीर की सब्जी, रोटी, दाल ये सब नहीं खाना, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ। आप लोग भी याद करेंगे कि किस दिलदार बहू से पाला पड़ा था आपका। वैसे बहू मानना पड़ेगा, तू दिल की इतनी बुरी भी नहीं है। थोड़ी जिद्दी है, पर बाद में समझ जाती है। चल ठीक है, अब तो हमारे घर आ गई है ना, तो काम तो हम चला ही लेंगे। अच्छा, पराठों के साथ तो बढ़िया सी चाय और थोड़ी सी चटनी बना लेना बेटा, मज़ा आ जाएगा। अरे चाय, चटनी, इतना सब ऑर्डर तो दे दिया तुमने भाग्यवान बहू से। ये तो पूछो पराठे बनाए किस चीज़ के हैं? अरे हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मुझे पता है आलू के पराठे बनाए होंगे। इस सीज़न में ना बहुत ही बेहतरीन आलू आए हुए हैं। बिल्कुल गलत माँ जी, मैंने कोई आलू के पराठे नहीं बनाए। मैंने तो बनाए हेल्दी एंड टेस्टी पनीर के पराठे। क्या कहा? पनीर के पराठे? अरे मुझे ये समझ में नहीं आता, पनीर से मेरा इस जन्म में पीछा छूटेगा कि नहीं। माँ जी, आपकी बहू ना मास्टर शेफ से कम नहीं है। मुझे पता था कि मैंने एक तरह के पराठे बनाए तो आप आकर नखरे ज़रूर दिखाएंगी, इसलिए मैंने पनीर के पराठे के साथ साथ एक और वैरायटी के पराठे भी बनाए हैं। गैस करिए माँ जी। अगर आपने गैस कर लिया ना तो मेरा प्रॉमिस है, कल मैं आपको ब्रेकफास्ट में एकदम नई डिश बनाकर खिलाने वाली हूँ। अरे और क्या बनाया होगा तूने? मुझे पक्का पता है दाल के पराठे बनाए होंगे। बोल, सही की गलत? माँ जी, ये करी ना आपने शीतल की सास वाली बात। अब आप इतने दिनों से मेरे साथ रह रही हैं तो मुझे समझने लगी है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तू अपना ये पनीर का और दाल का पराठा अपने पास रख ले। हमें नहीं खाना तेरा स्पेशल नाश्ता। मुझे पता है तेरा स्पेशल नाश्ता पराठे से शुरू होकर पकौड़े पर ख़त्म हो जाता है। बस माँ जी, यही समझाना आपने मुझे। आपको पकौड़े और पराठे में यूज़ होने वाले तेल मसालों से ही दिक्कत है ना। ठीक है, मैं आपको वादा कर रही हूँ, कल आपको लो फैट वाला नाश्ता मिलेगा। अगले दिन सुबह, माँ जी आइए, आपका लो फैट लो मसाला ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। आज तो आप खुश हो ही जाएंगी। अच्छा, ऐसा क्या बना दिया तूने जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनी हुई है? रोज़ अरहर की दाल बनती थी, आज मूंग की दाल बना दी होगी। बस इतना ही अंतर आता है तुझे करना। इससे कुछ भी नहीं है माँ जी। आज मैंने मूंग की दाल की चीले बनाए हैं, 1 बूंद तेल में बनकर तैयार हुआ है ये क्रिस्पी टेस्टी मूंग की दाल की चीले। और पता है इसके अंदर मैंने स्टफिंग में पनीर भरा है। इससे ज़्यादा हाई प्रोटीन और टेस्टी नाश्ता कुछ और हो सकता है क्या? माँ, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़ती हो?
तुम्हें पता है ना, इसका कांटा पनीर और दाल से ऊपर हो ही नहीं सकता। मैंने तो समझौता कर लिया है। आप भी जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे ना, उतना ही अच्छा होगा कि आपकी बहू दाल और पनीर के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं बनाने वाली। थोड़ी देर बाद विनीता की बहन शैलजा का उसके पास फोन आता है। विनीता बहन, मेरी बेटी प्रीति की शादी पक्की हो गई है। पूरे 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला है। लेकिन बस एक बात की चिंता है, हम लोग तो गांव में रहते हैं। अब ना तो यहाँ पर अच्छे मार्केट है, ना ही आजकल के बच्चों की पसंद के कपड़े यहाँ मिल पाते हैं। अब शादी की शॉपिंग के लिए रोज रोज शहर में भाग दौड़ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे देख शैलजा, बेटी को शादी में कपड़े चाहे 2 जोड़ी काम देना, लेकिन उसकी शादी से पहले उसको खाना ढंग से बनाना जरूर सिखा देना, वरना जैसे हम रो रहे हैं ना, इसके ससुराल वाले भी बेचारे वैसे ही जीवन भर रोएंगे। अरे दीदी, कैसी बात कर दी आपने। मेरी बेटी ऐसा खाना बनाना जानती है ना कि होटल के शेफ भी फेल हो जाए। कुकिंग का पूरे 6 महीने का कोर्स करवाया है हमने प्रीति को। ऐसी कौन सी डिश है जो बनाकर खिला ना सके वो। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। दिल खुश हो गया भाई तेरी बात सुनकर। और सुन, तो प्रीति की शादी की शॉपिंग के लिए परेशान है ना, तो समझ ले तेरी परेशानी हल हो गई। उसको हमारे यहाँ भेज दे, 1 महीना हमारे साथ रहेगी और इस 1 महीने में मैं उसकी शादी की पूरी शॉपिंग करवा दूंगी। उसकी पसंद के गहने, कपड़े, जूते, मेकअप, जो भी आजकल की लड़कियों को पसंद होता है ना, वो सब दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। बहन की बात सुनकर शैलजा बड़ी खुश हो जाती है और 2 दिन बाद की ट्रेन से अपनी बेटी को उसके घर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। सुनते हैं जी, मैंने अपनी बहन की बेटी को यहाँ पर 1 महीने के लिए बुलवाया है। बुलाया तो उसे मैंने शादी की शॉपिंग के लिए है, लेकिन सही बताऊं तो मेरे मन में ना कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। अरे शैलजा बता रही थी कि प्रीति को एक से बढ़कर एक खाना बनाना आता है। 1 महीना हमारे घर रहेगी ना प्रीति, हो सकता है उसके साथ रहकर हमारी बहू में भी कुछ खाना बनाने के गुण आ जाए और हमें ढंग का खाना मिलना नसीब हो जाए। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया भाग्यवान। 2 दिन बाद प्रीति विनीता के घर आ गई थी। भाभी, एक बात कहूँ आपसे, आप जितना खुशी खुशी किचन में खाना बनाती हो ना पूरे परिवार के लिए, मुझे तो खाना बनाना एक सज़ा की तरह लगता है। मैं खुद को कितना भी कन्विंस कर लूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे खाना बनाने में मज़ा ही नहीं आता। कुछ टिप्स दो ना, मैं भी सबके लिए ऐसे ही खुशी खुशी खाना बनाऊँ और मुझे कुकिंग में मज़ा आने लगे। देखो प्रीति, मम्मी जी तो कह रही थी कि तुम्हें एक से बढ़कर एक डिश बनानी आती है। पूरे 6 महीने का कुकिंग का कोर्स किया है तुमने।